हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर 11th की वीडियोस जल्दी से लेकर के आइए। तो अब से आपको जो बेस्ट रिवीजन शॉर्ट्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे और जनवरी के अंदर अंदर आपको क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस रिवीजन वीडियोस के फॉर्म में खत्म करा दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को एकदम बेस्ट एंड क्विक रिवीजन इसका करने वाले हैं। इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, जिसमें चैप्टर को बहुत प्रिसाइजली एंड कॉन्साइजली जो है एक्सप्लेन करा गया है, वो आपको टेलीग्राम चैनल से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स है, जिसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक के थ्रू ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कोई फेक चैनल ज्वाइन ना करें। टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो फाइल सेक्शन में आपको सभी फाइल्स मिल जाएंगी। इस चैप्टर की पीडीएफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से आपको मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एक्चुअल में हीट क्या है। तो देखो, हीट एक्चुअल में फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसके कारण से किसी बॉडी को ठंडा या गर्म लगता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि अगर मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से जो हीट है वो मेरी बॉडी में आती है, इसलिए मुझे हीट के आने से गर्म फील होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंसेशन ऑफ हॉटनेस। इसके बाद सर्दियों की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी से हीट के निकल जाने से हमें यहां पर ठंडा लगता है, यानी कि सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। क्लियर है? तो हीट के आने से गर्म और जाने से ठंडा लगता है। क्लियर? अगर हम बात करें हीट की एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हीट की जूल होती है और सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। कैलोरी बड़ी यूनिट है, इसमें 4.186 जूल होती है। 1 कैलोरी अगर हम बात करें तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम 1 कैलोरी बोलते हैं। देखो, किसी बॉडी को जितनी हीट मिलेगी उससे उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो एक्चुअल में कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसको बताने के लिए एक टर्म का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक्चुअल में हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दैट मींस कोई बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम इस पानी का टेम्परेचर जितना बढ़ाते चले जाएंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है या कहूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। इसके बाद हमेशा याद रखिए, जब भी हम दो बॉडीज को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा जो हीट का फ्लो होगा ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में होगा। क्लियर है ना? हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ही होगा। क्लियर? अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। क्लियर? बस यही बात इसमें आपको समझनी है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि भाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें फिर कोई डिवाइस चाहिए होता है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर में 2 पॉइंट्स होते हैं। किसी भी थर्मोमीटर में 2 पॉइंट्स होते हैं। एक आप ये मान के चलें, एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट और एक पॉइंट होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट बेसिकली थर्मोमीटर के बॉटम एंड पे होता है और ये टॉप एंड पे होता है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है ये आइस के मेल्टिंग पॉइंट को बताता है। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है? अपर फिक्स्ड पॉइंट की बात करें तो अपर फिक्स्ड पॉइंट हमेशा स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर को यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, थर्मोमीटर को बताने के लिए थर्मोमीटर में जो है 4 तरह की स्केल्स का यूज होता है। एक थर्मोमीटर वो होगा जिसमें रीडिंग सेल्सियस में होंगी, उसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल। दूसरा केल्विन स्केल, तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल और चौथा रीमर स्केल का यूज होता है। अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है यानी कि जो बॉटम पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस को। इसके अलावा केल्विन स्केल, केल्विन जो कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, तो एक केल्विन स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273.15 केल्विन पर होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट 373.15 केल्विन पर होता है। फ़ारेनहाइट स्केल की हम बात करेंगे तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा और अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा। इस प्रकार से अगर हम ये देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसमें 180 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? जैसे अगर हम ऐसी लाइंस को गिनेंगे तो कितनी लाइंस आएंगी? 180 लाइंस आएंगी, जिसको हम बोलते हैं 180 डिवीजन।
फिर रीमर स्केल की बात करेंगे तो 0 डिग्री रीमर से लेकर के 80 डिग्री रीमर, यानी कि इसमें 80 डिवीजन होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 स्केल्स होते हैं जिसमें से सेल्सियस स्केल 1 बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल का यूज बस बुखार वुखार नापने के लिए यूज होता है। केल्विन स्केल का जो यूज है वो हम ऐसा यूनिट है तो फिर बहुत ज्यादा करते ही है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो कभी भी कन्वर्जन जब पूछा जाएगा तो आप क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32। 9c को आप नैन्सी भी पढ़ सकते हैं, नैन्सी/5 इज इक्वल टू f माइनस 32। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। क्या करेंगे, जैसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो जो c की वैल्यू है, c की जो वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्मूले में वो हो जाएगी 37, है ना, और f की वैल्यू आपको निकालना है। तो जब आप इस प्रकार से c की जगह पे 37 पुट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस में अगर लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे और फ़ारेनहाइट में सेम टेम्परेचर को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद जैसे मान लो कि अगर आपसे पूछा जाता है, इक्वेशन काफी पूछा जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और बराबर हो जाता है फ़ारेनहाइट के। तो हमें नहीं पता कि कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने क्या करा, हमने c की वैल्यू भी मान ली x और फ़ारेनहाइट की जगह भी वैल्यू मान ली x। जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो उसके बाद हमें मिला x की वैल्यू आई 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। होमवर्क में आपको बताना है कि 15 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कितना लिखेंगे, यह आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना है। क्लियर है। तो अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आपको बस 273.15 ऐड करना होता है ना, 273.15 ऐड करना होता है। तो अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 310.15 केल्विन। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। देखो, जब भी आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ने से जो एटॉमिक बॉन्ड हो जाती है वो कमजोर हो जाती है ना, एटॉमिक बॉन्ड कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड करता है, क्या करता है, फैलता है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअल में क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से जब किसी सब्सटेंस का साइज, वॉल्यूम या एरिया बढ़ता है तो हम इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। लीनियर एक्सपेंशन, जब किसी बॉडी की जो लेंथ है ये उसके एरिया या वॉल्यूम के कंपैरिजन में या कहीं थिकनेस के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़े तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। जैसे कि ये रेलवे ट्रैक पे आप ये देखते हैं कि इस प्रकार का जो जॉइंट होता है ये बनाया जाता है ना, गैप मेंटेन करा जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से जो रेलवे ट्रैक है ना, इनकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और अगर इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी तो फिर ये इस तरह से बेंड हो जाएगी और यहां से जो एक्सीडेंट है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको समझना है कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, गर्मियों में टेम्परेचर या फिर नॉर्मल भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण से किसी बॉडी या किसी सब्सटेंस की जो लेंथ बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई थिन शीट है ना, कोई भी जो है मेटल की शीट वगैरह, उसको आप हीट करेंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाए तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर है। अभी एक्सपेंशन कितना हो रहा है उसको समझाने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब क्योंकि एक्सपेंशन यानी कि जो चीजों का फैलना है वो 3 तरह से हो रहा है। लीनियर एक्सपेंशन जब ओनली लेंथ फैले, एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन जब ओनली एरिया फैले, और जब बॉडी की हर डायमेंशन में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहां पर जो है एक्सपेंशन कितना हुआ है ना, कितने एक्सटेंट तक हुआ, उसको बताने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी की लेंथ में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। क्या कहा? चेंज इन लेंथ with respect to original length with change in temperature is called coefficient of linear expansion। मतलब टेम्परेचर में चेंज करने से ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में कितना चेंज आया, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हम इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, पर केल्विन, क्योंकि लेंथ से लेंथ की यूनिट कैंसिल हो गई, अपॉन बचा टेम्परेचर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई पर केल्विन। ठीक है, पर मतलब अपॉन में बता रहा है।
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से बताया तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन को बीटा से बताएंगे और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर एरिया में ओरिजिनल एरिया की कंपैरिजन में टेम्परेचर बदलने से कितना चेंज आया, इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। और चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं, इस मेजरमेंट को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब एक इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको बताना होता है कि अल्फा और बीटा, मतलब जब आप किसी शीट को जब आप हीट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ और जो उसकी लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक शीट है, इस शीट एक स्क्वायर शेप में मान लो शीट, इसकी लेंथ L है। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो लेंथ होगी वो कुछ बढ़ जाएगी, तो हमने कहा लेंथ जो बढ़कर है वो हो गई L प्लस डेल L। तो आपने यहाँ पर मान लिया कि उस जो बॉडी का या शीट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, A इज इक्वल टू L स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। लेकिन आपने कहा टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो फाइनल एरिया हो गया वो कितना हो गया, L प्लस डेल L का स्क्वायर, क्योंकि जो शीट है उसकी लेंथ बढ़ चुकी थी। इसके बाद आपने निकाला यहाँ पे चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया क्या है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या है, L प्लस डेल L का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया। जब आपने इसको ओपन करा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और यहाँ पे माइनस L स्क्वायर चल रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2L डेल L और प्लस डेल L। अब एक्चुअल में आप ये देखें कि जो टेम्परेचर बढ़ने से जो लेंथ में चेंज आया वो बहुत ज़्यादा माइनर था, जिसके कारण से हम देखेंगे अगर लेंथ में चेंज आया 0.01 सेंटीमीटर, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू हो गई, इसलिए हमने इस वैल्यू क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और सिर्फ क्या बचा, डेल ए की वैल्यू। तो देखो हमने क्या लिखा, डेल एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो डेल ए क्या बचा, इतना, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो डेल ए की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद हमने निकाला बीटा। हम जानते हैं कि बीटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी। डेल ए की वैल्यू हमने निकाली 2L डेल L, तो ये हमने यहाँ पुट कर दी, ए की जगह L स्क्वायर रखा, डेल टी की जगह डेल टी रखा। इसके बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 2 डेल L बाय L इंटू डेल टी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो डेल L बाय L इंटू डेल टी क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 और ये अल्फा। तो यहां पर आप समझें कि अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। इन द सेम वे एक और डेरिवेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और डेरिवेशन जो कि आपको समझना है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें गामा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी जो लेंथ है वो L है, और टेम्परेचर बढ़ने से पूरे क्यूब में एक्सपेंशन हुआ, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, L प्लस डेल L। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि इनिशियली जो उसका वॉल्यूम होगा वो L क्यूब होगा, और फाइनल जो वॉल्यूम होगा आफ्टर सम टाइम L प्लस डेल L इसकी लेंथ हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया L प्लस डेल L का क्यूब। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, जब हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू L प्लस डेल L का क्यूब माइनस L क्यूब। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। अब A प्लस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे तो देखो A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर माइनस L क्यूब, ये माइनस ये अलग चल रहा है। ठीक है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई साहब ये जो L क्यूब है, ये L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो रहा था, हमने कर दिया। यहाँ पर कुछ वैल्यूज बहुत छोटी होंगी, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे कि डेल L क्यूब आप देख रहे हो, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जो डेल L स्क्वायर यहाँ पर लगा है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इन वैल्यूज को हम बहुत छोटा कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये डेल V की वैल्यू। अब हम जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है डेल V अपॉन V इंटू डेल टी। डेल्टा V की वैल्यू अभी हमने ये निकाली, उसको यहाँ पुट करा, अपॉन में V की वैल्यू इंटू डेल टी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, कैंसिल वगैरह करने के बाद हमें यहाँ पर ये मिला कि यहाँ पर ये बन गया 3 इंटू डेल L बाय L इंटू डेल टी। तो गामा की वैल्यू आ गई 3 अल्फा, गामा की वैल्यू क्या आ गई, 3 अल्फा। ठीक, तो यहां से हमें पता पड़ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, गामा बाय 3। इन द सेम वे हमें यह भी पता है कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में बीटा बाय 2। तो हम ये बोल सकते हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा बाय 2, और क्या है, गामा बाय 3। तो ये रिलेशन आ गया।
तो ये रिलेशन आ गया, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये रिलेशन हो गया अल्फा बीटा और गामा में। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो ये एक स्लाइड हो गई, ये दूसरी स्लाइड हो गई। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हमेशा याद रखिए जो सॉलिड जो होंगे ये टेम्परेचर बढ़ने से, अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें अगर कुछ होंगे तो सॉलिड का जो टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, हमेशा सॉलिड बॉडी हमेशा एक्सपैंड करेगी, फैलेगी, ठीक। इन द सेम वे अगर आप गैसेस का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो भी एक्सपैंड होंगी, ज्यादा जगह घेरेंगी। लिक्विड भी टेम्परेचर बढ़ाने पे फैलते हैं एक्सेप्ट वाटर को छोड़ करके। वाटर का जो एक्सपेंशन है यानी कि फैलने का जो पैटर्न है वो अलग है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये श्रिंक होता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर भी नॉर्मल लिक्विड की तरह फैलता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वाटर फैल तो रहा है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा अजीब है। इसको हम एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, आगे समझते हैं, ठीक। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा, दस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। अगर कोई भी सब्सटेंस फैलेगा तो obvious सी बात है उसकी डेंसिटी घटेगी, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अभी हमने डिस्कस करा कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है पास में आ रहे हैं और उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम्स मैक्सिमम। कब 0 से 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है। क्लियर। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर। नेक्स्ट में पढ़ना है स्पेसिफिक हीट। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, अब उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट जरूरी है उतनी हीट की वैल्यू को बोलता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास 1 kg पानी है, अब इस 1 kg पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी, 4180 प्रिसाइजली बोलूं तो 4186 जूल होता है, जूल पर केजी। यानी कि 1 केजी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट बोलेंगे तो केल्विन बोलूंगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे वाटर को इतनी हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो वैल्यू है ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जिस बॉडी की हीट स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी उस बॉडी का टेम्परेचर उतने ही देर में बढ़ेगा और उतनी ही देर में घटेगा, है ना। तो इसलिए पानी सबसे देर में गर्म होता है और सबसे देर में ठंडा भी होता है। जबकि हम बात करें, जैसे मान लो कॉपर की हम बात कर लेते हैं, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, देख रहे हो, 399 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको इतनी एनर्जी, इतनी हीट देनी पड़ेगी। जबकि कॉपर या किसी भी मेटल का जो टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है तो देखो मुझे कितनी कम जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो आप देख लो कि कॉपर को बस 399 जूल देंगे तो इतने में इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि कॉपर को जब आप हीट करने बैठोगे तो कॉपर का टेम्परेचर जल्दी 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 बढ़ेगा, है ना, और पानी का धीरे 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 बढ़ेगा। जबकि तो आप देखते हैं इसलिए गर्मियों में जो मेटल होते हैं वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में उतने ही जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, है ना। तो बस यही चीज है, जिसकी स्पेसिफिक हीट उतनी जितनी ज्यादा उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, और टेम्परेचर क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा है तो हीट भी धीरे धीरे बाहर निकलेगी और टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा। क्लियर है। तो आपको यहां पे समझना है स्पेसिफिक हीट की ये इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी चीज जो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। क्लियर है। याद रखिए जैसे ओशन, जिन जगहों पर बीच होती है वहां पर जो सर्दी है वो बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जो ओशन होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, और सर्दियों के टाइम पे वो उसी हीट को फिर रिलीज करता है। इसलिए जो बीच यानी कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो ये स्पेसिफिक हीट की जो है इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्राम में तो इसकी वैल्यू
0.186 जूल पर ग्राम इंटू केल्विन बोलेंगे, बट ये जो वैल्यू है ये आपकी SI यूनिट में है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। हीट कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे वो कितनी भी बड़ी बॉडी हो छोटी हो, पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगेगी उसको हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या है? स्पेसिफिक हीट इनटू टोटल मास। ठीक। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि मास ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्स सेम हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय गिवन बॉडी टू गेट सेम टेम्परेचर। इसका मतलब यह है, जैसे मान लो कि अगर कोई 100 केजी बॉडी का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, ठीक है, तो आपने देखा कि इसको मैंने दी 4186 जूल, ठीक, जबकि इतनी एनर्जी से 1 केजी वाटर का ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये 100 केजी और ये 1 केजी दोनों बराबर मास है। ठीक है, दोनों बराबर है हीट की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसी इतने ही मास को हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मतलब इसका जो 100 केजी है ये वाटर के 1 केजी के बराबर है। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे, इसका भी सेम फॉर्मूला है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे चेंज इन स्टेट की। तो जैसे अगर हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसके बाद जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। इसके बाद अगर हम उसी वेपर से हीट ले लें, हीट वापस ले लें, यानी कि उसको ठंडा कर दें, तो जो वेपर होगा वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसा होता है जैसे कभी आपने देखा हो कि कुकर के ढक्कन पे वेपर जो है जम गई, मतलब वेपर आ गई, भाप आ गई, उसके बाद जब वो वेपर धीरे धीरे ठंडी होगी तो वापस से पानी टपकने लगेगा, इसी को हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। क्लियर है? इसके बाद फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड में से भी आप हीट निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा? वापस से सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है? जो कि आइस के फॉर्म में होगा। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं, हमेशा याद रखना है जब भी फेज चेंज हो रहा होगा, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा याद रखो, जैसे चाहे मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो, मेल्टिंग जब होती है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है ना, बॉइलिंग जब होती है तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होता है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी फेज चेंज होता है तो फेज चेंज के दौरान आप जितनी भी हीट देंगे उस हीट से क्या होगा? उस हीट से बस इतना ही काम होगा कि इसका जो फेज चेंज होगा, है ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जैसे कि वाटर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है ये बॉयल होने लगता है। तो जैसे मान लो कि इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो इसके बाद क्या होगा? आप इसको कितनी भी हीट दोगे ना, इसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं बढ़ेगा। बस ये क्या होता रहेगा? ये बस वेपर बनाने लगेगा, ये बस स्टीम बनाएगा, यानी कि ये क्या करेगा? बस फेज चेंज करेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो आप कितनी भी हीट दो तो ये हीट कहां गई? ये हीट बस क्या कर रही है? फेज को चेंज कर रही है, इसका रूप बदल रही है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन कर रही है। इसके बाद आप यहां देखो कि जैसे ये आइस है, अब ये आप कितनी भी हीट उसको दो, ठीक है, यहां पे कोई पानी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, ठीक, आप इसको कितनी भी हीट दो, जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा, भले ही आप इसको कितनी भी हीट देते रहो। तो इसका मतलब यह है कि चाहे बॉइलिंग करो या मेल्टिंग करो, जब तक ये प्रोसेस चल रही होंगी, फेज चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा, है ना। तो फेज चेंज के दौरान हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सर ये हीट कहां गई? तो ये इस हीट का काम क्या हुआ? ये हीट रिजल्ट नहीं दिखा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, ये फेज चेंज कर रही है। इसी को हम बोलते हैं जो हीट है इसने अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हीट के कारण, है ना, तो इसको हम बोले छुपी हुई हीट। क्या बोल रहे हैं? छुपी हुई हीट, है ना, इसके कारण जो रिजल्ट है वो छुप गया, ठीक, तो इसको हमने बोला लेटेंट हीट। क्या बोला? लेटेंट हीट, है ना। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज, मतलब रूप बदलने के लिए, फेज चेंज करने के लिए जो हीट लगती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है चेंज इन हीट पर यूनिट मास, ठीक है। तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि आइस के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, अगर आप 1 ग्राम को 80 कैलोरी देंगे तो वो कन्वर्ट होने लगेगा जो है लिक्विड में, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और उसके बाद वेपराइजेशन के समय आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी तब वो उसमें कन्वर्ट होगा लिक्विड से वेपर में। आफ्टर दैट आप यहां पर ये समझिए कि जैसे ये जो ग्राफ है ये टेम्परेचर वर्सेस हीट एडेड ग्राफ है। तो आप ये देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जो हीट बढ़ रही है सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, ये मेल्टिंग होगी। तो मेल्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ रहा, भले ही आप हीट दे रहे हो। इसके बाद लिक्विड ये बढ़ गया, टेम्परेचर हो रहा है, जो है टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, हीट भी आप दे रहे हो, लेकिन जैसे यहाँ पर जो है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर ऊपर को तो नहीं जा रहा है, कांस्टेंट है। इसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टी साइड दिखा रहा है एरो, तो वो उल्टी साइड कंडेंसेशन दिखा रहा है, उल्टी साइड एरो लगा है वो फ्रीजिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट में पढ़ना है प्रेशर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं पानी की, तो जैसे मान के चलो अगर पानी बॉयल होता है तो वहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। तो अगर मैं चारों ओर से प्रेशर बढ़ा दूं, जैसे कि प्रेशर कुकर में, तो क्या होगा, उस पानी के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रेशर बढ़ गया आसपास से। तो उसमें जो बॉइलिंग होगी वो देर में होगी। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, देर में मतलब डिले हो गया, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जल्दी के बजाय वो देर में आता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे पास एक आइस का पीस है, उस पर अगर मैं जोर से जो है उंगली से उसको दबाऊं, तो मैं देखूंगा जहां पर मैंने जोर से दबाया है वहां पर मेल्टिंग जल्दी जल्दी होगी। मतलब मेल्टिंग जल्दी होने का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया प्रेशर इंक्रीज करने से। तो ये प्रेशर का इंपैक्ट है बॉइलिंग और मेल्टिंग पर। इसके बाद हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, यानी कि 3 तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अगर हम बात करें कंडक्शन की, तो सॉलिड में जैसे मैं सॉलिड के एक पॉइंट को गर्म करता हूं तो हीट यहां तक दूसरे पॉइंट तक आसानी से पहुंच जाती है। तो इस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। क्लियर है। तो आप देखें कि जहां पर जो एक्चुअल में जहां पर हीट दी जा रही है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो कंडक्शन सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर का तरीका है और ये स्लोएस्ट मेथड है। क्लियर। कन्वेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहां पर पानी को गर्म कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं हीटअप होने के बाद ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर से जो भारी यानी कि हैवियर मॉलिक्यूल है वो नीचे चले जाते हैं। तो एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल मोशन है वो हो रहा है और इसी एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्लियर है। तो कन्वेक्शन ये लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर का मेथड है। क्लियर। रेडिएशन की हम बात करेंगे तो रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, है ना। रेडिएशन आप ऐसे समझ लो कि कोई भी एक गर्म बर्तन है, अब यहां से जो फ्लेम जो आंच निकल रही है वो एक तरह से रेडिएशन है। हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो रेडिएशन है। सन से जो हीट आ रही है वो रेडिएशन है। और आप जानते हैं कि सन से जो हीट आती है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जैसे कंडक्शन को सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में, रेडिएशन को किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बात आप याद रखेंगे। रेडिएशन फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अगर हम रेडिएशन को थोड़ा सा और पढ़े तो रेडिएशन एक्चुअल में क्या है, इंफ्रारेड वेव है। इंफ्रारेड वेव या इंफ्रारेड रे है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हीटिंग का काम करती है। तो किसी प्रकार की हीट रेडिएशन को हम इंफ्रारेड वेव्स कह देते हैं। क्लियर है। तो जैसे रेडिएशन, जैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है वैसे रेडिएशन भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट में पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है। तो न्यूटन ने यहां पर भी अपना जो है इंपैक्ट दिखाया, रोल दिखाया। न्यूटन ने लॉ ऑफ कूलिंग दिया। न्यूटन के हिसाब से इसे मान के चलो ये एक चाय का कप है, इसमें जो है चाय रखी हुई है। ठीक। तो न्यूटन का कहना ये था कि इस चाय के कप में से ऑब्वियस सी बात है भाई हीट जो है बाहर जाएगी, तो हीट बाहर जाएगी तो उसमें कूलिंग होगी। तो न्यूटन का कहना यह था कि रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग कब होती है, जब हीट का लॉस होता है। तो रेट ऑफ हीट लॉस यानी कि हीट लॉस होने की जो रेट होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। मतलब अगर चाय का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर ये ज्यादा अंतर है इन दोनों के बीच में तो कूलिंग जल्दी जल्दी होगी, और अगर इन दोनों के बीच का जो अंतर है, टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, तो कूलिंग धीरे धीरे होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक। जैसे आपने सुना हो गर्म पानी को अगर आप फ्रीजर में रख देंगे तो वो जल्दी जो है ठंडा होता है, रीजन क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। तो ये बात न्यूटन ने हमें बताई। तो अभी इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपने क्या पढ़ा कि जो रेट ऑफ हीट लॉस, देखो चेंज इन हीट हो गया, माइनस मतलब लॉस को बता रहा है। तो रेट ऑफ हीट लॉस टेम्परेचर डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी है यहां पर बॉडी का टेम्परेचर और टी नॉट है यहां पर सब सराउंडिंग का टेम्परेचर। इसके बाद हमने इसको जो सॉल्व करके हमें कैपिटल टी एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी को फाइंड आउट करना है।
ठीक, तो हमने क्या करा, माइनस डी क्यू बाई डी टी, प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया के। इसके बाद डी क्यू को आप लिख सकते हैं एम सी डी टी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। डेल टी अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो डी टी हो जाएगा, छोटी सी हीट दी डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू मैं यहां से लिख सकता हूं एम सी डी टी, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। इसके बाद कैपिटल टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और स्मॉल टी टाइम को, तो हमने कैपिटल टी वाले टर्म्स को एक साइड करा और स्मॉल टी वाले टर्म्स को एक साइड करा। तो ऐसा करने पे हमें कुछ इस तरह का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसके बाद हमने माइनस के अपॉन एम सी को फिर अलग से एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, क्योंकि एम मास है, तो रेडिएशन के थ्रू जब भी हीट ट्रांसफर होती है तो वहां पर मास का लॉस नहीं होता। सी स्पेसिफिक हीट है जो कि हर एक सब्सटेंस के लिए फिक्स है, तो यहां पर क्या है, ये हमने इन दोनों को मिलाकर के कांस्टेंट के मान लिया। डी टी अपॉन टी नॉट जो है इसकी जगह यहां पर फिर क्या बन गया, इसकी जगह हमने के माना तो ये हो गया माइनस का के और ये डी टी। अब हमने क्या करा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 अपॉन टी इंटू टी नॉट, टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस ई टी माइनस टी नॉट, और डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, और प्लस में आ गया सी जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल टी की वैल्यू, जैसे ये लॉग बेस ई यहां पहुंचा तो जो कुछ भी लिखा है ये एक्सपोनेंट में यानी कि ई की पावर में आ गया, और कैपिटल टी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। क्लियर है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यहां पर कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन ये है कि जो हीट का लॉस है वो सिर्फ रेडिएशन के थ्रू होना चाहिए, तभी न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो 30 डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ही वैलिड है। क्लियर है, आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी को कहा गया है फिजिक्स में जो कि 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास बॉडी है, इस पर आने वाली जितनी भी रेडिएशंस है अगर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलेंगे। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ये जरा भी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ाती, ये क्या करती है 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। कोई बॉडी जितना रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, बाद में जब अपन उसको गर्म करेंगे तो वो उतनी रेडिएशंस को बाद में ये एमिट करेगी। ठीक है, देखो आगे जैसे आपको बताया जा रहा है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस, ये तीन टर्म्स होते हैं। रिफ्लेक्टेंस का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ये टर्म ये बताता है कि किसी बॉडी को आपने कितनी हीट दी और उसमें से उसने कितनी परसेंट हीट रिफ्लेक्ट कर दी। तो व्हाइट बॉडी जो होती है ना, वो ज्यादातर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है, तो व्हाइट बॉडी जो है ना उसका रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। एब्जॉर्बटेंस का मतलब है कि किसी बॉडी को आपने कितनी टोटल हीट दी, उसमें से उसने कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट हीट गिवन। ठीक है, इसके बाद ये टोटल हीट गिवन। ठीक, इसके बाद ट्रांसमिटेंस का मतलब है हीट को यहां से यहां आगे बढ़ा देना। ठीक, तो टोटल हीट आपने जो जितनी दी उसमें से कितनी हीट को ट्रांसमिट कर दिया, इन दोनों का रेशो कहलाता है ट्रांसमिटेंस। ठीक है, अगर हम बात करें एक बॉडी के लिए तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटेंस तीनों का जो सम है ये 1 यानी कि 100% होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक बॉडी के लिए जो रिफ्लेक्टेंस है और एब्जॉर्बटेंस है ये 0 होता है, सॉरी रिफ्लेक्टेंस 0, ट्रांसमिटेंस 0, बट एब्जॉर्बटेंस जो है 100% होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का लॉ हीटिंग में क्या कहता है, हीटिंग में किरचॉफ का लॉ ये कहता है कोई भी बॉडी जब कोल्ड या नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है वो तो एक सर्टेन वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जब आप उस बॉडी को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने एक चाइना डिश को या किसी बॉडी को गर्म करा, तो जब आप उसको इमीडिएटली डार्क रूम में लेकर के जाएंगे तो वो स्पेसिफिक कलर में चमक रही होगी। वो चीज ये बताती है कि जब ये बॉडी ठंडी थी तो जिस रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब करा चमकते समय उसी वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एमिट करेगी। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी में बताया जा रहा है जो कलर एब्जॉर्ब करा उसी कलर को एमिट करा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि एक ग्रीन ग्लास को आपने फर्नेस में हीट करा, ठीक है, और आपने देखा कि डार्क रूम में आप जब उसको लेके गए तो ये रेड लाइट में चमकता है। ग्रीन ग्लास था लेकिन रेड लाइट का जो है चमक के ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसने ग्रीन कलर को तो रिफ्लेक्ट करा इसलिए वो हमारी आंखों को ग्रीन दिखा, लेकिन रेड लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब आपने उसको हीट करा तो उसी रेड लाइट के साथ ये एमिट करा, रेड लाइट उसमें ग्लो करी। क्लियर है, तो ये था किरचॉफ्स लॉ। तो इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में जाओगे आपको फाइल मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना कि ये क्विक रिवीजन आपको कैसा लगा, यही इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताना, आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।